वेलकम टू द 9th सेशन ऑफ रिलायबिलिटी एंड मेंटेनेंस मैनेजमेंट। हमारा आज का टॉपिक बुक का चैप्टर 18 है, मेंटेनेंस, आउटसोर्सिंग एंड लीजिंग। आउटसोर्सिंग बेसिकली ये होता है कि आप अपने बिजनेस का कोई पार्ट या कोई सर्विस या कोई गुड खुद ना करें, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू किसी और से करवाएं, किसी एक्सटर्नल एजेंट से करवाएं। इसमें ऑब्वियसली आप इन्वॉल्व होते हैं, जो कि वो गुड्स या सर्विसेज खरीदते हैं जिनको मिलती हैं, और सर्विस एजेंट इन्वॉल्व होता है जो कि वो गुड्स या सर्विसेज आपको देता है। अब आउटसोर्सिंग जो है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि हर बिजनेस हर वक्त चाहता है कि वो अपने कंपटीटर से आगे जाए, उसको एक कंपटीटिव एडवांटेज मिले, वो कोई नई स्ट्रेटजीज के थ्रू नए सॉल्यूशंस कस्टमर्स तक पहुंचाए। अब आउटसोर्सिंग इज़ वन ऑफ दो स्ट्रेटजीज जो कि आपको कंपेटिटिवनेस दे सकती है। जनरली जब भी आप ये आउटसोर्सिंग वाले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसके अंदर आप अ, जो भी आपको सर्विस दे रहा होता है उसके साथ मेजरेबल मैट्रिक्स एग्री करते हैं या केपीआईज एग्री करते हैं, जिनको हम कहते हैं सर्विस लेवल एग्रीमेंट, एसएलएज। ये एक परसेंटेज की शक्ल में भी हो सकती है, ये नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ की शक्ल में भी हो सकती है, कितने नंबर ऑफ लोग ट्रेन किए गए, कितनी मशीनरीज की अप टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, यानी लेवल 1, लेवल 2, 3 या 4 की मेंटेनेंस की गई, कोई भी इसके अंदर नंबर या फिगर या परसेंटेज या रेशो कुछ भी हो सकता है। और उनको हम कहते हैं सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स। वो मेजरेबल होते हैं, और अगर वो पूरे ना किए जाएं तो फिर उसके साथ कुछ पेनल्टीज भी एसोसिएटेड होती हैं, जो कि सर्विस देने वाला पे करता है आपको। आप जब आउटसोर्सिंग करते हैं तो उसकी वजह ये हो सकती है, बेसिकली वजह ये होती है कि आपकी जो अपने रिसोर्सेज हैं वो आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज पे लगे। हर ऑर्गेनाइजेशन की कोई ना कोई कोर कॉम्पिटेंसी होती है, तो आप इसलिए आउटसोर्स करते हैं कि आप अपनी कोर कॉम्पिटेंसी पे फोकस करें, और जो साइड के काम हैं वो किसी को आउटसोर्स कर दिए जाएं, जो कि सपोर्ट एक्टिविटीज़ हैं। ऑब्वियसली कोई भी इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन, अनलेस कि वो बनी इसलिए हो कि वो मेंटेनेंस की सर्विसेज दे, तो मेंटेनेंस उसकी कोर कॉम्पिटेंसी नहीं होती है। और आप जिसको आउटसोर्स करते हैं वो चूँकि प्रोफेशनली, या तो मेंटेनेंस उसकी स्पेशलाइजेशन होती है, या उसने वो इक्विपमेंट बनाई होती है जो आप यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो स्पेशलिस्ट होता है उसको मेंटेन करने के लिए। तो ऑब्वियसली स्पेशलिस्ट जो है वो आपसे, जिसकी स्पेशलाइजेशन नहीं है, ज़्यादा अच्छी तरह काम कर सकता है। तो फिर इसमें ओवरऑल इंडस्ट्री में प्रोडक्टिविटी सेंस में बढ़ती है कि आप अपनी स्पेशलाइजेशन का काम कर रहे होते हैं, वो अपनी का कर रहा होता है, तो फिर ज़्यादा चांस होता है कि कंपेटिटिव होंगे आप दोनों। जब भी कोई आउटसोर्स करता है उसकी रीजंस बहुत सी हो सकती हैं, जैसे आप कॉस्ट रिड्यूस करना चाहते हैं, जैसे आप सर्विस इम्प्रूव करना चाहते हैं, जैसे कोई एक्सपर्ट स्किल आपको हासिल होनी है वो आप लेना चाहते हैं, किसी प्रोसेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, और अपनी कोर एक्टिविटीज़ पे फोकस करना चाहते हैं। और एक तरह से आप कह लें तो ये जो 5 की 5 चीज़ें हैं, ये एक स्टैंडर्ड भी बन जाती है ये देखने के लिए कि आपकी आउटसोर्सिंग कामयाब हुई या नहीं हुई। यानी आप थोड़े अरसे बाद देखें कॉस्ट रिड्यूस हुई या नहीं हुई, स्किल्स इंप्रूव हुई या नहीं हुई, एंड सो ऑन, तो आपको पता चल जाता है कि मैंने जिस रीजंस की वजह से आउटसोर्स किया था वो रीजंस मुझे अचीव हो गए हैं। आउटसोर्सिंग कुछ बिजनेसेस के लिए ठीक नहीं भी होती। जैसे कुछ बिजनेस जो है वो, या वो एक्टिविटी जिसको आप आउटसोर्स करना चाहते हैं वो बहुत छोटी है, तो वो इफेक्टिवली आउटसोर्स नहीं की जा सकती। इसी तरह हो सकता है कि आपके बिजनेस के अंदर जो कल्चर है वो आउटसोर्सिंग के लिए अप्रोप्रिएट ना हो। अब ये बड़ी ऑब्वियसली कल्चर एक कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है, लेकिन आइडिया ये है कि जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पे आउटसोर्सिंग से जॉब्स रिडक्शन के बारे में सोचा जाता है, तो वो फिर उससे एक पॉलिटिकल अनरेस्ट पैदा होता है, और वो जो आपके कंबाइंड बार्गेनिंग एजेंट्स होते हैं वो फिर उसको अलाउ नहीं करते हैं। इसी तरह डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस में, या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेड सीक्रेट्स चाहती है कि उसके आउट ना हो, तो हो सकता है वो भी आउटसोर्सिंग ना करना चाहें। इसी तरह अ, आप आउटसोर्सिंग करने के लिए जो चेंजेस ज़रूरी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक सेटअप बना हुआ है और आप चाहते हैं कि उस पार्ट को आउटसोर्स किया जाए, तो अगेन उससे भी जॉब्स लॉस का ख़तरा है, और
हो सकता है कि वो आपके फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ऐसे जेल हुई हो कि आप उसको ख़त्म ना कर सकते हो। तो कुछ ऐसी रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आप ना करना चाहें आउटसोर्सिंग। अब आउटसोर्सिंग या तो मेंटेनेंस सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होती है जिस तरह हमने बात की, या कुछ पार्ट या पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कोई आपका प्रोडक्ट या सर्विस आपने आउटसोर्स कर दी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, या एक्सटेंडेड वारंटी की शक्ल में भी, एक्सटेंडेड वारंटी की शक्ल में भी आउटसोर्स किया जाता है। एक्सटेंडेड वारंटी का कॉन्सेप्ट ये है कि जो प्रोडक्ट आपने ख़रीद ली, अब उस प्रोडक्ट की उसी वेंडर से जिससे आपने ख़रीदी थी, वो आपको वारंटी एक्सटेंड करता रहता है कि ये 100% या हो सकता है ग्रेजुअली रिड्यूस भी हो जाए नंबर, कितना पे ये परफॉर्म करती रहेगी, और आप उसको वारंटी के चार्जेस पे करते रहते हैं। तो वो भी एक तरह से मेंटेनेंस की आउटसोर्सिंग हो जाती है। पहले तो ये होता था कि ओईएम ही एक्सटेंडेड वारंटी देता था, लेकिन अब ऑब्वियसली बहुत सारी थर्ड पार्टीज भी हैं, रिटेलर्स भी आपको एक्सटेंडेड वारंटी देते हैं। जैसे अ, आप में से जो लोग इस्लामाबाद में हैं, वो मेट्रो से कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आपने कभी ख़रीदी हो तो आप एक काउंटर पे जाते हैं ना, वो आपको एक स्टैम्प करके देते हैं, तो वो मेट्रो की वारंटी देते हैं आपको, वो ओईएम की वारंटी नहीं देते। तो इस तरह रिटेलर्स भी आपको वारंटी देते हैं। इस तरह इंश्योरेंस कंपनीज जो कि फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी की जो इंश्योरेंस आप कराते हैं, तो एक्चुअली आपको ओईएम वारंटी नहीं दे रहा होता, बल्कि आपको वो इंश्योरेंस कंपनी एक्सटेंडेड वारंटी दे रही होती है। अब इसके कुछ फ़ायदे और नुकसानात भी हैं मेंटेनेंस आउटसोर्सिंग के। जैसे फ़ायदों में लिखा हुआ है बेटर मेंटेनेंस ड्यू टू एक्सपर्टीज ऑफ सर्विस एजेंट, जो हमने पहले बात की कि कोर कॉम्पिटेंसी उसकी है, तो वो ज़ाहिर है वो आपसे अच्छी मेंटेनेंस करेगा, तो आपकी मेंटेनेंस बेहतर होगी। एक्सेस टू हाई लेवल स्पेशलिस्ट ऑन एज एंड व्हेन नीडेड बेसिस, यानी आपको हर वक्त मेंटेन नहीं करनी स्पेशलाइजेशन। अब वेंडर है, उसके पास है स्पेशलाइजेशन, जब आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगी। फिक्स कॉस्ट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट रिमूव्स द रिस्क ऑफ हाई रिप्लेसमेंट रिपेयर कॉस्ट। जब आप किसी के साथ आप गाड़ी के आपकी गाड़ी है, आपने आदमजी से या जुबली से या किसी से इंश्योरेंस ले ली, तो आप उसको साल के 60 70 80 हज़ार 90 हज़ार जितना भी आपका कॉन्ट्रैक्ट हो आप उसको देते रहते हैं। अगर खुदा न खास्ता आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है या आपकी गाड़ी को ज़्यादा नुकसान पहुंच जाता है, तो आपको दोबारा 40 50 लाख की गाड़ी नहीं खरीदनी, बल्कि आपको वही 1 लाख रुपए महीने के देने होते हैं। सर्विस प्रोवाइडर्स रिस्पॉन्ड टू चेंजिंग कस्टमर नीड्स। जो ऑब्वियसली आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो इन हाउस अरेंजमेंट जो है, वो अगर कोई पैराडाइम चेंज आप लाना चाहेंगे तो आपको ही कॉस्ट पे करनी पड़ेगी उसकी मेंटेनेंस में। लेकिन अगर मेंटेनेंस आउटसोर्स्ड है और उसमें कोई रिक्वायरमेंट चेंज होती है, तो वो हेडेक बन जाता है फिर सर्विस प्रोवाइडर का। एक्सेस टू द लेटेस्ट मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो जो जिसको आपने आउटसोर्स किया है उसकी तो कोर कॉम्पिटेंसी मेंटेनेंस है, और वो सिर्फ आपके लिए नहीं कर रहा बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ओईएम ने सिर्फ आपको जहाज़ नहीं बेचा हुआ पीआईए को, बल्कि पूरी दुनिया को बेचे हुए हैं। तो मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी जो ही कोई चेंज होगी, तो वो जहाँ सारी दुनिया को दे रहा होगा, तो आपकी भी अच्छी मेंटेनेंस देगा। लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी नई चीज़ें नहीं लेनी पड़ेंगी। इसी तरह आप अपना जो आपके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं, वो आप अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज पे फोकस कर सकते हैं। नुकसानात ये हैं कि आप उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। आउटसोर्सिंग की ऑब्वियसली अपनी भी कॉस्ट होती है, आपको पे करनी पड़ती है। आप की जो मेंटेनेंस नॉलेज होती है ऑर्गेनाइजेशन में, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। और काफ़ी दफ़ा ये भी हो सकता है कि आप एक पर्टिकुलर मेंटेनेंस की सर्विस देने वाले वेंडर के साथ लॉक हो जाएं, क्योंकि ऑब्वियसली उसका भी आपके सिस्टम का एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। इसमें स्पेशली जो जो ये चीज़ हम 2 3 बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो बहुत स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स होती हैं ना, जिनके बारे में कभी कभी आपको भी नहीं पता होता कि आप खरीद ही क्या रहे हैं, तो वहाँ पे ओईएम की नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होती उसके अलावा किसी से मेंटेनेंस करवाने की या एक्सटेंडेड वारंटी लेने की। तो आप एक तरह से लॉक इन हो जाते हैं कि वही आपको देगा, और फिर वहाँ पे आपको वो मैनिपुलेट भी कर सकता है। तो ये रीजंस हैं जिसकी वजह से बड़ा ज़रूरी है कि आप अपनी सारी की सारी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट को अच्छी तरह एवेलुएट करें और फिर उसके बारे में डिसीजन मेकिंग करें। अब आप जब मेंटेनेंस कर रहे होते हैं, तो ये 3 बेसिकली फेजेस ऑफ वर्क होते हैं। सबसे पहले आप प्लान करते हैं, आप अपनी इक्विपमेंट की
जो आपको डॉक्यूमेंटेशन मिली होती है या उसका जो डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके मुताबिक आप प्लान करते हैं कि 3 साल बाद ये होगा, हर 6 महीने बाद ये होगा, हर 1 साल बाद ये होगा, वगैरह वगैरह। और अकॉर्डिंगली शेड्यूल करते हैं कि इस फरवरी में उस प्लान के मुताबिक ये 6 एक्टिविटीज़ आ रही हैं, और फिर उनको आप एग्जीक्यूट करते हैं। तो इन 3 चीज़ों में से आप एक को, दो को या 3 को आउटसोर्स कर सकते हैं। पहले सिनेरियो में आप सिर्फ एग्जीक्यूशन को आउटसोर्स कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि लोग उसके हैं और मटेरियल्स उसके हैं, वेंडर के, वो आपको वो वाले काम करके दे रहा है, जबकि प्लानिंग और शेड्यूलिंग आपकी अपनी थी। आप आप फैसला करते हैं कब होगा, और आपने ही उसके जिसको आप कह लें कि अपनी मेंटेनेंस का के वर्क का शेड्यूल आपने खुद बनाया होता है, सारा प्लान खुद बनाया होता है। दूसरे केस में, सिनेरियो में, ये है कि जो आपका सर्विस एजेंट है या वेंडर है वो डिसाइड करता है कि क्या मेंटेनेंस करनी है और कब करनी है, और सॉरी, कैसे करनी है और कब करनी है, जबकि क्या करनी है वो आप बताते हैं अपनी सारी की सारी मशीनरी और इक्विपमेंट के हिसाब से। और तीसरे सिनेरियो में टोटली आउटसोर्स होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो तीसरा सिनेरियो है ये उस वक्त होता है जब ओईएम को आउटसोर्स करते हैं आप। तो अकॉर्डिंगली फिर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ड्रॉ आउट होता है वो इसी हिसाब से होता है कि आपने एक पार्ट आउटसोर्स किया, दो किए, या तीनों पार्ट्स आउटसोर्स कर दिए। अब ये एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क का मतलब ये होता है कि ये आपको सारी की सारी फैसेट्स मेंटेनेंस आउटसोर्सिंग की बता रहा है कि आपने क्या क्या जहन में रखना है, और जिसके तहत आप एक अच्छी आउटसोर्सिंग को डिज़ाइन कर सकते हैं। इसको आप ऊपर से देखें अगर, तो ऊपर में सेंटर में लिखा हुआ है सिस्टम स्टेट एट द स्टार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो भी चीज़ की मेंटेनेंस आप आउटसोर्स कर रहे हैं उसमें कुछ पास्ट मेंटेनेंस हुई होगी, और आपने उसको पास्ट में इस्तेमाल भी किया होगा, 2-4 साल, 10 साल, जितना भी इस्तेमाल किया आपने और उसकी कुछ मेंटेनेंस की। ये दो चीज़ें मिलकर डिसाइड करती हैं आपने किस तरह इस्तेमाल किया और आपने उसकी क्या मेंटेनेंस की, कि इस वक्त यानी जब आप आउटसोर्सिंग करने लगे तो उसकी स्टेट क्या है। उस बेसिस पे आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट में जैसा हमने कहा, दो पार्टीज होती हैं, एक आप खुद हैं और एक सर्विस एजेंट होता है। कॉन्ट्रैक्ट में बड़ी बड़ी बात अगर हम करें तो 3 चीज़ें स्पेसिफाई होती हैं। सबसे पहले आप बताते हैं कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद, आज के बाद, इसको ऑन एवरेज कितना इस्तेमाल करूंगा और किस कंडीशंस में इस्तेमाल करूंगा, दिन में 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे। जो सर्विस एजेंट है वो बताता है कि आपके इस्तेमाल के हिसाब से कि वो मेंटेनेंस कब कब करेगा और क्या क्या करेगा। और जब ये दोनों चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो आप दोनों फिर डिसाइड करते हैं पेनल्टीज या इंसेंटिव्स, कि अगर ये ना हुआ तो क्या पेनल्टी पड़ेगी, अगर ये काम इससे अच्छा हुआ तो क्या इंसेंटिव्स हैं एजेंट को। अब इन इस सारे के सारे फ्रेमवर्क में ये दिस इज काइंड ऑफ डिज़ाइन, लेकिन प्रैक्टिकली हो सकता है कि आप वो वाला यूजेज ना रखें जो आपने शुरू में लिखा था। ऑब्वियसली प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस भी हो सकती हैं, और हो सकता है कि सर्विस एजेंट जो है वो वाली मेंटेनेंस ना करे जो शुरू में बात हुई थी। तो जो आपकी एक्चुअल मेंटेनेंस है, जो सर्विस वाला सर्विस प्रोवाइडर कर रहा है, और जो एक्चुअल यूजेज है जो आप कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ें डिसाइड करती हैं कि सिस्टम की डिग्रेडेशन रेट कितना है, कितनी जल्दी वो डिग्रेड हो रहा है। और फाइनली सबसे आखिर में अगर आप ब्लॉक को देखें तो सिस्टम डिग्रेडेशन रेट जो है वो बताता है कि एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम की स्टेट क्या होगी। अब इसमें इस सारे के सारे फ्रेमवर्क में ये जो एरिया है, लास्ट 2 रोज जो है, इनमें कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनमें मॉरल हैजर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं। मॉरल हैजर्ड का मतलब कि पॉसिबिलिटी ऑफ चीटिंग। ये हो सकता है कि आपने लिखा कुछ हो कि मैं यूजेज इतनी रखूंगा, लेकिन एक्चुअली यूजेज कुछ और कर दें, या उसने कहा हो कि मैं मेंटेनेंस फलानी फलानी करूंगा, फलानी चीज़ें इस्तेमाल करूंगा, लेकिन एक्चुअली वो कुछ और कर दे। तो इस वजह से कि चूंकि इसमें मॉरल हैजर्ड इन्वॉल्व है, फिर ज़रूरत पड़ जाती है ट्रांसपेरेंसी की। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ट्रांसपेरेंसी का यहाँ पे स्पेसिफिकली मतलब ये है कि कुछ इन्फॉर्मेशन फिर आप कहते हैं सर्विस एजेंट को कि ये वाली इन्फॉर्मेशन तुम मुझे दोगे हर महीने, या हर 15 दिन बाद, या हर 6 महीने बाद। और इसी तरह वो भी आपसे कहता है कि आप मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे हर थोड़े अरसे बाद, ताकि मॉरल हैजर्ड्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट से एलिमिनेट हो जाए। अब वो इन्फॉर्मेशन क्या होती है, क्विकली उसको देखें अगर आप,
ये जो आपके सामने 6 ब्लॉक्स बने हुए हैं, इनको राइट टू लेफ्ट देखें तो राइटर मोस्ट पे लिखा हुआ है एसेट्स, यानी आपकी कोई मशीनरी या इक्विपमेंट है या जिसको आपने आउटसोर्स किया मेंटेनेंस के लिए। अब आपकी कुछ नीड्स हैं, यानी आपने उस मशीनरी एसेट्स से कोई प्रोडक्शन करनी है, इतने पीस रोजाना बनाने हैं, या अ, हम्म, इतनी घंटे उसने चलना है, यानी कोई भी स्टैंडर्ड हो सकता है आपकी आउटपुट का, आपकी मार्केटिंग और सेल्स के हिसाब से। इसी तरह अगर आप फोर्थ ब्लॉक को देखें तो वो फिर आपको कुछ ऑफर कर रहा होता है, जो प्रोवाइडर होता है या सर्विस देने वाला एजेंट होता है। आपकी कोई नीड होती है, उसकी एक ऑफर होती है। तो इन दोनों चीज़ों को मिला के आप लोग एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, नंबर 3 वाला ब्लॉक। तो इसको जो उसकी ऑफरिंग होती है उससे पीछे जो सेकंड लास्ट या लेफ्ट साइड से दूसरा ब्लॉक है, उसमें लिखा है प्रोवाइडर ऑपरेशंस। वो कुछ ऑपरेशंस करता है अपने फुलफिलमेंट के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट की जो उसने आपसे किया, और हो सकता है उसके लिए वो एक्सटर्नल सप्लायर्स को भी इन्वॉल्व कर ले। तो ये जो पहले 3 ब्लॉक्स हैं, ये कस्टमर के ब्लॉक्स हैं, यानी आपके एसेट्स, आपके रिक्वायरमेंट्स, और उनके बेसिस पे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया। जो ये वाले 3 ब्लॉक्स हैं ब्लू, जिनके नीचे लाइन लगी हुई है, ये प्रोवाइडर के ब्लॉक्स हैं। यानी उसका एरिया ऑफ ऑपरेशन ये है कि उसने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है उन उन ऑफरिंग्स की बेस पे जो उसने आपको की थी, और उसके लिए वो अपने ऑपरेशंस रन कर रहा है। और ऑब्वियसली फिर थर्ड, उसके अपने सप्लायर्स के साथ भी एक इंफॉर्मेशन फ्लो का सिस्टम होता है। अब इंफॉर्मेशन 3 एरियाज में फ्लो होती है। एक डिज़ाइन इंफॉर्मेशन जो आपके एसेट्स से प्रोवाइडर के ऑपरेशंस को जारी होती है, यानी आपकी वो जो मशीनरी या इक्विपमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है प्रोवाइडर को। और दूसरी चीज़ है डिलीवरी इंफॉर्मेशन, यानी जो प्रोवाइडर के ऑपरेशंस हैं वो क्या डिलीवर कर रहे हैं, उसको आपकी कस्टमर की जो नीड होती है उसको मैच करना होता है। और तीसरी चीज़ होती है असेसमेंट एवेल्युएशन इंफॉर्मेशन, यानी प्रोवाइडर के ऑपरेशंस को मशीनरी से इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि वो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस उसकी आ रही है कि नहीं आ रही। और ऑब्वियसली उसका अपने सप्लायर के साथ भी एक इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज चल रहा होता है। अब डिज़ाइन इंफॉर्मेशन क्या होती है, किस किस हेड्स में, जैसे फॉर एग्जांपल एसेट्स के बारे में आपको क्या डिज़ाइन इंफॉर्मेशन चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट की स्टार्ट उसकी कंडीशंस क्या थी, ऑपरेशंस और मेंटेनेंस के हिसाब से उसकी हिस्ट्री क्या थी। इसी तरह कस्टमर नीड्स को अगर आप देखें तो डिज़ाइन इन्फॉर्मेशन वहाँ पे क्या चाहिए कि आपके कस्टमर की एक्चुअली रिक्वायरमेंट है क्या प्रोडक्शन के हिसाब से, वगैरह वगैरह। इसी तरह सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से डिज़ाइन इन्फॉर्मेशन ये है कि जो एमएससी करना है आपने या ईडब्ल्यू करना है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट करना है, एक्सटेंडेड वारंटी लेनी है, उसके लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से जाती है। फिर इसी तरह प्रोवाइडर की जो ऑफरिंग है, जो वो आपको ऑफर कर रहा है, वहाँ से ये पॉसिबिलिटी इंफॉर्मेशन की हो सकती है कि वो ऑप्शंस क्या दे रहा है आपको। आपकी जो एसेट की परफॉर्मेंस है, यानी बढ़ती है या कम होती है, तो उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, मे बी आपकी सेल्स पे, मे बी उसके ऑपरेशंस पे। इसी तरह प्रोवाइडर ऑपरेशंस में डिज़ाइन ऑपरेशन क्या, डिज़ाइन इंफॉर्मेशन क्या है कि आपके सर्विस प्रोवाइडर के बारे में टेक्निकल इन्फो, वो पैसे कितने मांग रहा है, उसके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं आपकी मेंटेनेंस करने के। और इसी तरह यही इन्फॉर्मेशन मोर और लेस एक्सटर्नल सप्लायर के बारे में चाहिए होती है डिज़ाइन लेवल पे। इसी तरह डिलीवरी इन्फॉर्मेशन होती है मुख्तलिफ, और इसी तरह असेसमेंट और एवेल्यूएशन की इन्फॉर्मेशन होती है। वो ऑब्वियसली असेसमेंट और एवेल्यूएशन की इन्फॉर्मेशन, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि वो मॉरल हैजर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप देखना चाहते हैं कि ओवर द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एसेट की कंडीशन किस हिसाब से डिटेरियोरेट हो रही है या नहीं हो रही। फिर कस्टमर की नीड्स को अगर हम देखें तो आपने जो उसको नीड्स दी थी उसको फुलफिल करने के लिए मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है प्रोवाइडर के बारे में। इसी तरह आप सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ पे आपको ये परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन डिफाइन करनी पड़ती है, ताकि बाद में आप उससे कंपेयर करके एक्चुअल चीज़ को देख सकें, एंड सो ऑन। तो ये इंफॉर्मेशन फ्लो इम्पॉर्टेंट होता है, और पर्टिकुलरली इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है ताकि आप एक दूसरे पे ट्रस्ट कर सकें, जो सर्विस ले रहा है और जो सर्विस दे रहा है। तो जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आप रखेंगे उतना अच्छा आपका रिलेशनशिप होगा, और अगर आप सर्विस ले रहे हैं तो आपके प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा बढ़ने के इम्कान हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है जिसको हम
मैनेजमेंट की जुबान में कहते हैं एजेंसी थ्योरी। एजेंसी थ्योरी का कॉन्सेप्ट ये है कि एक आप हैं प्रिंसिपल जिसने कोई काम करवाना है, यानी आपने काम डेलीगेट करना है। किसको करना है? एक एजेंट को करना है। यानी आप प्रिंसिपल हो गए, वो एजेंट हो गया। आपने मेंटेनेंस उसको डेलीगेट की, और एजेंट जो है वो वर्क परफॉर्म करता है और आपको देता है। तो इन दोनों में, यानी आपका उसको काम देना और उसका आपको काम करके देना, इसमें मॉरल हैजर्ड्स हैं। जैसे आप उसको काम शुरू में दे दें लेकिन सही तरह ना बताएं, और काम बाद में बताएं कि नहीं ये भी है तो ये भी है। और वो उसके एंड पे ये है कि वो काम करे लेकिन सही तरह काम ना करे, और मे बी एडवर्स सिलेक्शन कर ले। यानी ये बीच में आप देख रहे हैं ना, एक कॉन्ट्रैक्ट का डॉटेड बॉक्स बना है, उसके ऊपर लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। अब होता क्या है, जैसे हमने अगेन बार बार बात की इस कोर्स में, कि स्पेशलिस्ट इक्विपमेंट में आपकी नॉलेज बड़ी कम होती है और ओईएम को सब कुछ पता होता है। तो वो आपको कह दे कि इन 50 चीज़ों की मेंटेनेंस होनी है, हालांकि होनी सिर्फ 10 की हो। तो इस चीज़ को हम कहते हैं एडवर्स सिलेक्शन, कि वो सिलेक्शन ही ऐसी करे कि जो कि आपके डिसएडवांटेज में हो, और आपको नॉलेज ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री है। उसके पास इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, आपके पास इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं है। तो उसकी बेस पे एडवर्स सिलेक्शन हो सकती है। और इस सारे के सारे फिर इसमें अगर आप देखें तो आपका काम कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग बन जाता है, कि एज अ प्रिंसिपल आप फिर कोई ऐसा सिस्टम डिवाइस करें जो कि अ, जो कि इंश्योर करे कि मॉरल हैजर्ड्स जो हैं वो अगर ना हो। ऑब्वियसली वो मॉरल हैजर्ड्स अगर ना होना एजेंट के भी हक में होता है, क्योंकि जो मॉरल हैजर्ड्स हैं वो दूसरी तरफ भी फ्लो हो सकते हैं। और दोनों प्रिंसिपल और एजेंट के बैक पे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है रिस्क प्रेफरेंसेस और सेल्फ इंटरेस्ट। अब कॉन्सेप्ट ये है कि हर बंदा या हर ऑर्गेनाइजेशन अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम करती है। जाहिर है, कोई आपके एम्प्लॉयज इसलिए थोड़ी आते हैं कि वो आपके बिजनेस को तरक्की देना, वो तो ये चाहते हैं कि उनको एक अच्छी लाइफ मिले, एक अच्छी पे मिले, एक इज्जतदार नौकरी मिले उनको। इसी तरह आप ये थोड़ी चाहते हैं कि मेरी सारी की सारी एचआर जो है वो हर वक्त तरक्की करती रहे, उनके घर ठीक चलता रहे वगैरह। आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस ठीक चलता रहे और ठीक चलते हुए उनको भी फायदा हो जाए। तो इस चीज़ को कहते हैं सेल्फ इंटरेस्ट, कि एट द सेंटर ऑफ योर कंसर्न आपका इंटरेस्ट होता है। और रिस्क प्रेफरेंस भी आप दोनों की अपनी अपनी होती है। जैसे मे भी आप दोनों फुल सिंसियरिटी से काम कर रहे हो, लेकिन एक जो है वो रिस्क लेने वाला बंदा हो, एक रिस्क ना लेने वाला बंदा हो, तो टोटली फिर वो स्टैंडर्ड्स डिफरेंट हो जाते हैं। जिसपे आप काम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो डिलीवर कर रहा है, या वो डिलीवर कर रहा है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप समझते हैं कि वो रिस्की काम भी कर लेगा, वो कहता है नहीं रिस्की काम तो मैं करूंगा ही नहीं। तो इन सारे के सारे फ्रेमवर्क में आप लोग फिर एक कॉन्ट्रैक्ट ड्रॉ करते हैं, जिसमें आप फैसला करते हैं कि सर्विस लेवल एसएलएस क्या है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स क्या क्या हैं, उनके उनको किस किस स्टैंडर्ड पे मेजर किया जाएगा। अगर उन स्टैंडर्ड्स पे पूरे ना उतरे तो पेनल्टीज, और पूरे उतर के या एक्सीड किया तो इंसेंटिव्स क्या क्या है। और फाइनली आपने ये देखना होता है कि वहाँ पे इंफॉर्मेशन फ्लो के स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, और आपको उससे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, किस वक्त चाहिए, और उसको आपसे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए और किस वक्त चाहिए। आजकल एक ट्रेंड ये बढ़ गया है कि लोग सिस्टम खरीदने के बजाय लीज करते हैं, परचेज करने के बजाय लीज कर लेते हैं। अब लीज एग्रीमेंट में ये होता है कि एक लेसर होता है और एक लेसी होता है, और आप एक लीज कॉन्ट्रैक्ट ड्रॉ करते हैं, और उसके उनको उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स के मुताबिक आप लोग इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं। अब इस टर्म्स में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप जो लेसी होता है या लेसर होता है, वो कुछ गारंटी देता है लेसी को कि ये इक्विपमेंट जो है ये वाली परफॉर्मेंस तो आपको ज़रूर देगी, इससे ज़्यादा भी दे सकती है। फिर कुछ इंसेंटिव्स या पेनल्टीज होती हैं अगर परफॉर्मेंस अच्छी रहे या ख़राब हो जाए। फिर इसी तरह कंपनसेशंस डिसाइड होती हैं कि कोई लॉसेस अगर हुए ओनर को, तो फिर एसेट्स की अनअवेलेबिलिटी की वजह से, तो फिर वो क्या क्या कंपनसेशंस हैं जो आप उसको देंगे। इसी तरह एक और टर्म यूज़ होती है जिसको हम कहते हैं फंक्शनल गारंटी कॉन्ट्रैक्ट्स या एफजीसीज। वो ये भी आजकल बड़े आम हुए हैं। इनमें ये होता है कि बजाय इसके कि आप उसको ये गारंटी दें कि इतना अरसा चलेगी और इतने घंटे चलेगी, आप ये गारंटी देते हैं कि वो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट आपको देती रहेगी। फॉर एग्जांपल एक पावर प्लांट के बारे में आप एफजीसी में ये कह सकते हैं कि ये आपको इतने 100 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करके देता रहेगा। या आप
जहाज़ बेच रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि ये जहाज़ जो है ये किसी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट के बगैर आपको 1 लाख किलोमीटर की फ्लाइट्स दे देगा, या 500 टेक ऑफ्स और 500 लैंडिंग्स दे देगा। तो जो आप इसमें ये होता है कि अब जिसने गारंटी दे दी, फॉर एग्जांपल आप हैं गारंटर, तो ऑब्वियसली फिर आप डिसाइड करेंगे कि मेंटेनेंस नीड्स क्या हैं और कब कब होंगी, और आप फिर उनसे बात कर लेते हैं कि आप अपनी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स मुझे बताएं, आपको किस किस वक्त जहाज़ ऑपरेशनल चाहिए या पावर प्लांट ऑपरेशनल चाहिए। पावर प्लांट मैं उसी हिसाब से अपनी मेंटेनेंस की एक्टिविटीज डिसाइड कर लेता हूँ, लेकिन वो डिसाइड आप ही करते हैं क्योंकि अल्टीमेटली पे आपने करना होता है अगर गड़बड़ हो जाए तो। और इसमें ऑब्वियसली फिर इस कॉन्ट्रैक्ट में यूजेज इंटेंसिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ऑपरेटिंग कंडीशंस वगैरह बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो दैट इज वीकेंड पे हम विल हैव अ क्यूए सेशन ऑन ऑल दिस। थैंक यू।